नमस्कार, स्वागत है आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं डॉक्टर नीलम द्विवेदी, प्रवक्ता भूगोल, जेवीएस हिंदू कन्या इंटर कॉलेज सहारनपुर। आज ऑनलाइन क्लासेस के सीरीज़ में हम क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट 1 के अंतर्गत लेसन 9 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अध्ययन करने के पहले हम गत अध्याय पर भी चर्चा करेंगे। गत अध्याय में हमने पढ़ा था परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार एक तृतीय क्रिया है। उस अध्याय में हमने बच्चों व्यापार शब्द पर भी चर्चा की थी और व्यापार शब्द भी तृतीय क्रिया के अंतर्गत आता है। बच्चों, महत्वपूर्ण बिंदु इस अध्याय में है व्यापार का परिचय, आदिम समाज में व्यापार का स्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों हुई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, महत्वपूर्ण पक्ष, व्यापार संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, मुक्त व्यापार की स्थिति, विश्व व्यापार संगठन, प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह तथा पतन अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश के द्वार। बच्चों, इसमें व्यापार शब्द आया है सबसे पहले। तो आप व्यापार को आपसी लेन देन के माध्यम से भी करते हैं। बहुत साधारण सी भाषा में आप आपस में अपनी वस्तुओं को लेन देन भी करते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं को। तो लेकिन इन व्यापार को जब हम वृहद स्तर पर करते हैं तो इस अध्याय में वृहद स्तर पर ही हमको पढ़ना है, और वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार का परिचय, वस्तुओं एवं सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो वस्तुएं और सेवाएं हैं इनका स्वैच्छिक आदान प्रदान, मतलब किसी जबरदस्ती से नहीं, आपको अपनी इच्छा से वस्तुओं का लेन देन करना है। और व्यापार के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है, अर्थात वस्तुएं हमें लेन देन करनी तो उसमें दो पक्ष होना चाहिए, और एक पक्ष बेचता है और दूसरा खरीदता है। व्यापार दोनों ही पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष खरीदने वाला और दूसरा पक्ष बेचने वाला, और दोनों ही पक्षों को लाभ होता है। जैसे हम इसको इस बात से समझते हैं कि मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए और आपको पेंसिल की आवश्यकता है, तो आप दुकान वाले से कहेंगे हम मुझे पेंसिल दे दीजिए। आपने पेंसिल के बदले में उसको 10 रुपये दे दिए, तो आपको क्या हुआ? दो पक्ष हुए, आप खरीदने वाले और वो बेचने वाला, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको आपकी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त होगी, आपको लाभ हुआ वस्तु प्राप्त करके, और दुकान वाले को मुद्रा प्राप्त हुई, उसको मुद्रा से मुनाफा हुआ। इस प्रकार से तीनों ही बिंदु आ जाते हैं। स्वैच्छिक आदान प्रदान हुआ, और इसमें खरीदने वाला बेचने वाला हो गया, और इसमें लाभ भी हो गया। इस प्रकार से दूसरा बिंदु है व्यापार दो स्तरों पर किया जाता है। बच्चों, व्यापार को दो स्तर हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? यह व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में होते हैं एक देश से दूसरे देश की सीमा के पार जाकर के व्यापार करना। मान लीजिए अफ्रीका है, अफ्रीका में किसी दूसरे खनिज संसाधन का उत्पादन होता है, भारत में किसी अन्य खनिज संसाधन का उत्पादन होता है। तो हमारे पास जिस संसाधन की कमी है तो हम दूसरे देशों से उसको मंगा करके और अपने देश की सीमा से पार जा करके उसका आयात करेंगे। या फिर अफ्रीका जिसके पास उसकी अपनी आवश्यकता की वस्तुएं नहीं है, वह अन्य अपने देश से जा करके भारत की सीमा के में आकर के व्यापार करेगा। तो यह क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थात एक देश की सीमा से पार जाकर के दूसरे देश की सीमा में व्यापार करना। दूसरा है बच्चों राष्ट्रीय व्यापार। यह व्यापार देश की सीमाओं के अंदर ही किया जाता है, अर्थात एक देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर ही जो व्यापार होता है वह क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है जिन्हें या तो वे देश स्वयं उत्पादित नहीं करते। हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाई, हमारे पास अगर कोई वस्तु नहीं है या फिर कम है तो हम दूसरे देश से उसका व्यापार करेंगे, या फिर उन्हें अन्य स्थान से कम दाम में खरीद सकते हैं, या फिर उसको हम दूसरे देशों से उसकी प्राप्ति हमें कम दामों में प्राप्त होती है, उस समय हम व्यापार करेंगे। उसके बाद बच्चों आदिम समाज में व्यापार का स्वरूप। प्राचीन काल में भी व्यापार होता था, लेकिन उसका स्वरूप विभिन्न था। प्राचीन काल में व्यापार का स्वरूप विनिमय व्यवस्था था, या जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था, अर्थात वस्तु के बदले में रुपए के स्थान पर वस्तु दी जाती थी। प्राचीन काल में जो बच्चों मुद्रा का चलन नहीं था तो उस समय व्यापार होता था, लेकिन किस प्रकार से कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको कोई वस्तु की आवश्यकता है तो दुकान पर गया, मान लीजिए चावल लेके गया, चावल के बदले में उसने दुकान वाले को चावल दिया, अपने आवश्यकता की वस्तु उससे प्राप्त की, अर्थात वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान होना, यह क्या कहलाया? वस्तु विनिमय।
इसके अलावा इस व्यवस्था में यदि आप कुम्हार होते, आप क्या होते, कुम्हार होते, और आपको एक नल साज की आवश्यकता होती, आपको एक नल साज की आवश्यकता होती, तो आप क्या करेंगे, आपको एक ऐसा नल साज ढूंढना पड़ता जिसे आप द्वारा बनाए गए बर्तनों की आवश्यकता होती, और आप नल साज की सेवाओं के बदले अपने बर्तन देकर आदान प्रदान कर सकते थे। तो यह जो व्यवस्था थी कि हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जिसको हमारे द्वारा बनाए गए चीज़ों की आवश्यकता हो, जिससे हम उसकी सेवा के बदले में अपने आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। तो ये प्राचीन काल की व्यवस्था थी जो कि बहुत ही मुश्किल थी। रुपये अथवा मुद्रा के आगमन के साथ विनिमय व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर कर दिया गया। धीरे धीरे बच्चों विकास हुआ, तकनीकी का विकास हुआ, औद्योगिक का विकास हुआ, मुद्रा का चलन हुआ, जिससे कि विनिमय व्यवस्था बहुत आसान हो गई। प्राचीन काल में कागजी तथा धात्विक मुद्रा के स्थान पर उच्च न्यायमान वाली वस्तुएं, दुर्लभ वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। बच्चों मुद्रा तो थी नहीं, तो उस समय जो भी धातुएं थी उनको ही मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। जैसे चकमक पत्थर, चकमक पत्थर होता था, कीमती बेशकीमती पत्थर था, इसको भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। व्हेल के दांत, चीते के पंजे, तांबा, चांदी, स्वर्ण आदि, इसका प्राचीन काल में क्या करते थे, वो मुद्रा के रूप में इसका प्रयोग करते थे। तीसरा बिंदु है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या है बच्चों, प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण था। प्राचीन काल की बात हो रही है, तो प्राचीन काल में उस समय परिवहन के साधन नहीं थे, तो लंबी दूरियों को जब व्यापार होता था वह बहुत रिस्की था, जोखिमपूर्ण था। अतः व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, स्थानीय यानी लोकल एरिया में व्यापार होता था। धनी लोग ही आभूषण और महंगे परिधान खरीदते थे, जो धनाढ्य वर्ग था उस समय का, वही आभूषण और महंगे परिधानों की खरीद करते थे। परिणाम स्वरूप विलास की वस्तुओं का व्यापार आरंभ हुआ, लेकिन किसका, विलास की वस्तुओं का। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है। रेशम मार्ग बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हो सकता है कि एग्जाम में भी आए, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। जो 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सहारे रोम को चीन से जोड़ता था। ये जो रेशम मार्ग है बच्चों, इसकी लंबाई कितनी थी, 6000 किलोमीटर लंबाई थी, और ये रोम को चीन से जोड़ता था। व्यापारी भारत, ईरान व मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम, रोम की ऊन, बहुमूल्य धातुओं और अनेक महंगी वस्तुओं का परिवहन करते थे। इन सभी वस्तुओं का वो जो परिवहन करते थे व्यापारी भारत, ईरान के रास्ते, मध्य एशिया के रास्ते से, वो यही मार्ग था, रेशम मार्ग, और इसी माध्यम से प्राचीन काल में व्यापार होता था। 15वीं शताब्दी से यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ। बच्चों 15वीं शताब्दी से क्या शुरू हुआ, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, प्राचीन काल में जो ताकतवर राष्ट्र होते थे वे कमजोर राष्ट्रों को गुलाम बना लिया करते थे, और अपनी शर्तों पर ही वो कच्चे माल का आयात करते थे, निर्यात करते थे, और उसके अलावा वहाँ के श्रमिकों को जबरन ला करके अपने देश में मजदूरी कराते थे। आगे देखिए इसमें, तथा विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार के नए स्वरूप का उदय हुआ, जिसे दास व्यापार कहा गया। दास व्यापार अर्थात अन्य देशों से व्यक्तियों को जबरन ला करके अपने यहाँ मजदूरी कराना। यह कब था, 15वीं शताब्दी में। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, ऊन की मांग बढ़ी। बच्चों औद्योगिक क्रांति जब हुई, विनिर्माण, ये द्वितीय क्रिया आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है, तो इस क्रांति के बाद जो कच्चा माल, इसकी मांग बढ़ी, लेकिन विनिर्माण वस्तुओं की तुलना में उनका मौद्रिक मूल्य घट गया। विनिर्माण क्या है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें उद्योगों के माध्यम से जिन वस्तुओं का निर्माण होता था उनका मूल्य बढ़ गया, और कम किसका हुआ, प्राथमिक उत्पाद का, जो कृषि से संबंधित है। इस प्रकार औद्योगिक राष्ट्रों ने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों का आयात किया। जो देश उद्योगों में आगे थे उन्होंने क्या किया, कच्चे माल प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं, कृषि से संबंधित, उनका आयात किया, तथा मूल्य परक तैयार माल। मूल्य परक क्या है, जो क्वालिटी वाइज अच्छे हों और उनका रूप बदल दिया जाए, अच्छे प्रकार से उनका उपयोग हो सके, तो मूल्य परक वस्तुएं तैयार करके वापस अनौद्योगिकृत राष्ट्रों को निर्यात कर दिया। अनौद्योगिकृत कहते हैं जिन देशों का औद्योगिक विकास नहीं हुआ, वे देश उन देशों को बनाकर वस्तुएं बेच देते थे। इस प्रकार से ये व्यापार व्यवस्था होती थी। उसके बाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे। 19वीं शताब्दी की बात है बच्चों, इस समय
प्राथमिक वस्तुओं का जो देश उत्पादन करते थे, यानी प्राइमरी सेक्टर के जो कंट्रीज उसका प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करते, कृषि संबंधी, लकड़ी काटना, मत्स्य पालना, इनका जो ये उत्पादन करते थे, इनकी महत्वपूर्ण नहीं थे, यानी इनकी इंपॉर्टेंस घट गई और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। जिन देशों का औद्योगिक विकास हो चुका था वे आपस में ही एक दूसरे से मित्र बन गए या फ्रेंडशिप कर ली, आप ये समझ सकते हैं। विश्व युद्ध के बाद, विश्व युद्ध कब हुआ था? 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, एक 1914 से 18 तक और दूसरा है 1939 से 45 तक। तो इन दोनों विश्व युद्ध के बाद बच्चों व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता, गेट का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, इसका गठन हुआ। जैसे संस्थाओं ने, जो कि इनका काम क्या था, ये आपस में सीमा शुल्क को घटाते थे और साथ में ही ये गेट ही विश्व व्यापार संगठन का रूप बना। अगला बिंदु है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता। अब आवश्यकता क्यों पड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, इसको देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम। उत्पादन में विशिष्टीकरण, कोई देश अगर किसी वस्तु का उत्पादन करता है, उसका विशिष्ट स्पेशलाइजेशन देता है, तो वह परिणाम क्या निकलता है उसका? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। कौन? यह विशिष्टीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है? देश की अर्थव्यवस्था इससे लाभान्वित होती है। हर प्रकार का विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म देता है। हर प्रकार का, हर देश का कोई ना कोई अपनी स्पेशलाइजेशन होती है प्रोडक्शन की, तो वह क्या देता है? व्यापार को जन्म देता है। इसके बाद इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं एवं सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, जो वस्तुएं हैं, वस्तुएं चाहे हमारे खाने की हो, पहनने की हो, हर तरह की हो, और सेवाएं तृतीय क्रिया के अंतर्गत आता है। और सेवाओं में शैक्षिक सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधाएं है, न्यायिक सेवाएं हैं। इस प्रकार ये जो सेवाएं हैं के तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता व हस्तांतरणीयता के सिद्धांतों पर आधारित है। कहने का तात्पर्य है बच्चों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इसमें वस्तुओं का हस्तांतरण, एक देश से दूसरे देशों में हस्तांतरण होता है और आपस में वस्तुओं की पूरकता बनती है और इसके साथ ही दोनों देश लाभान्वित होते हैं, जो आपस में उनको लाभ भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। अब बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। राष्ट्रीय संसाधन बच्चों, हर राष्ट्र में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, क्योंकि एक देश में एक ही संसाधन नहीं होता। अगर एक देश में सभी प्रकार के संसाधन, तो व्यापार क्यों करेगा? तो ये जो राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता है, और भिन्नता किन कारणों से? भौतिक संरचना, जैसे उच्चावच मृदा, जलवायु में भिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से वितरित हैं। ये सभी प्रकार की भिन्नता राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता का कारण है और यही कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनती है। इसमें पहला पॉइंट, भौगोलिक संरचना खनिज संसाधन आधार को निर्धारित करती है। भौगोलिक संरचना, मान लीजिए किसी भी देश की भौगोलिक संरचना या प्राकृतिक संरचना, पर्वत, पठार, मैदानों और इन सबकी संरचना सबकी अलग अलग होती है और ये क्या निर्धारित करती है? खनिज संसाधन की उपलब्धता और प्रकार। इस प्रकार धरातलीय विभिन्नताएं, जो धरातल की विभिन्नता है, धरातल भी कई प्रकार के होते हैं, शुष्क धरातल है या फिर पर्वतीय और मैदानी भागों का अलग अलग विशेषता होती है बच्चों। तो इनकी जो विभिन्नताएं हैं फसलों और पशुओं की विविधता को सुनिश्चित करती है। यानी फसलों में जो विविधता है और पशुओं में जो विविधता है, मान लीजिए शुष्क मरुस्थल है तो वहाँ पर पशुओं की विभिन्नता अलग होगी, ऐसे होंगे जिनको पानी की आवश्यकता कम पड़े, या फिर ऐसी फसलें होंगी जिनको पानी की आवश्यकता कम पड़ी। मैदानी भागों के फसल और पशुओं में विभिन्नता अलग है। इस प्रकार से भौगोलिक संरचना इन सभी को अलग अलग विविधता को सुनिश्चित करती है। पर्वत का क्या काम है? पर्वत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार से भौगोलिक संरचना खनिज संसाधन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा बिंदु बच्चों, खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में असमान रूप से वितरित है। खनिजों की उपलब्धता औद्योगिक विकास को आधार प्रदान करती है। जो खनिज हैं बच्चों, खनिज किसी भी उद्योगों के विकास के लिए, उद्योग को चलाने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। खनिजों, अगर खनिज किसी देश में नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से उनका आयात निर्यात करके वो अपने उद्योगों को आधार प्रदान करते हैं। तीसरा बिंदु है जलवायु। जलवायु बच्चों, क्लाइमेट हमारे पूरे जीवन को निर्धारित करती है। हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, किस जलवायु में रहना है, और यहाँ तक हमारे नेचर को प्रभावित करती है। तो जलवायु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्यों नहीं प्रभावित कर सकती है? जलवायु किसी क्षेत्र में जीवित रहने वाले पादप और वन्य जाति के प्रकार को निर्धारित करती है
और यह विभिन्न उत्पादों की विविधता को सुनिश्चित करती है। बच्चों, आपने बायोडायवर्सिटी का नाम सुना होगा, जैव विविधता। यह क्यों है? जलवायु के कारण है हमारे देश की, और पूरे संसार में जो बायोडायवर्सिटी है उसका मुख्य कारण है जलवायु। विभिन्न जलवायु देशों में हर प्रकार के वन्य जीव जंतु और पौधों की विविधता पाई जाती है। जैसे ऊन का उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में ही संभव है। यह जलवायु निर्धारित करती है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के कौन सा उत्पादन होगा। तो ऊन का उत्पादन सिर्फ ठंडे क्षेत्रों में ही हो सकता है। अगर हम चाहें कि इसका उत्पादन गर्म क्षेत्रों में कर सके तो ये नहीं हो सकता। दूसरी तरफ केला, रबड़ तथा कहवा ये उष्णकटिबंधीय यानी गर्म क्षेत्रों के उत्पादन है, और अगर इनको हम चाहें कि ठंडे प्रदेशों में इनका उत्पादन कर ले तो ये इम्पॉसिबल है। बच्चों, अगला कारक है जनसंख्या कारक। जनसंख्या विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण तथा उसकी विविधता व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार तथा मात्रा को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या, किसी देश की जनसंख्या यदि सघन है, हम इसको बिल्कुल सरल शब्दों में समझते हैं बच्चों। मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या कम है और संसाधन अधिक है, तो व्यापार क्या होगा? उनके लिए वे संसाधन वेस्ट है, वे उन संसाधनों का निर्यात कर देंगे। जस्ट अपोजिट, अगर किसी देश की जनसंख्या अधिक है और संसाधन भी वहाँ पर है तो क्या होगा? उन संसाधनों का उपयोग उन्हीं देशों में हो जाएगा, वे देश व्यापार नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण कारक है। जैसे पहला बिंदु है सांस्कृतिक कारक। अब जनसंख्या का सांस्कृतिक कारक, मानव क्या है? सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत आता है। मानव द्वारा निर्मित सभी जो उत्पाद है वे सांस्कृतिक कारक में आते हैं। तो विशिष्ट संस्कृतियों में कला, हस्तशिल्प के विभिन्न रूप विकसित हुए हैं जिन्हें विश्व भर में सराहा जाता है। पूरे संसार में मनुष्य द्वारा निर्मित की गई कलाकृतियों या हस्तशिल्प को पूरे संसार में इसकी सराहना होती है। जैसे चीन द्वारा उत्पादित उत्तम कोटि का पोर्सिलेन या चीनी मिट्टी के बर्तन पूरे संसार में प्रसिद्ध है, चीनी मिट्टी के बर्तन। इसके अलावा ब्रोकेट क्या है? किमखाब जरीदार या बूटेदार कपड़ा, यह भी चीन का बहुत ही उत्तम कोटि का उत्पाद है, हस्तशिल्प उत्पाद है। ईरान के कालीन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उत्तरी अफ्रीका का चमड़े का काम बहुमूल्य हस्तशिल्प है। यह हस्तशिल्प नाम आते ही जनसंख्या का कारक समझ में आता है कि हस्तशिल्प जनसंख्या का मनुष्य ही करेगा, कोई जानवर तो करेगा नहीं। तो हस्तशिल्प जनसंख्या के द्वारा हो, तो जनसंख्या का सांस्कृतिक कारक यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा जनसंख्या का आकार बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यदि किसी सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक होता है, आंतरिक व्यापार का मतलब ये है अगर जनसंख्या अधिक है तो उस देश में जो उत्पादन होगा वह आंतरिक क्षेत्र में ही हो जाएगा, जबकि बाह्य व्यापार कम परिमाण वाला होगा। कम परिमाण का तात्पर्य कम मात्रा में विदेशों को या बाहर के क्षेत्रों को निर्यात होगा। क्यों? क्योंकि सघन बसाव है और सघन बसाव वाले क्षेत्रों में अंदर के देशों में ही व्यापार उसका हो जाता है। क्योंकि कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों का अधिकांश भाग स्थानीय बाजारों में ही खप जाता है। कृषि यानी प्राथमिक उत्पाद जो है इनका जो खपत है वो आंतरिक स्थानीय भागों में ही बाजारों में ही हो जाता है। जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित वस्तुओं की मांग को निर्धारित करता है। अगर किसी देश की जनसंख्या का लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है तो उसकी मांग भी निर्धारित करती है आयात की मात्रा को। किस प्रकार की जनसंख्या है, कैसा उसका लाइफ स्टैंडर्ड है, तो वह आयात होने वाली वस्तुओं को निर्धारित करती है। यह धनाढ्य वर्ग है तो वो क्या करेगी? अच्छे वस्तुओं की मांग करेगी और अच्छे वस्तुओं का उत्पादन होगा और अच्छे वस्तुओं का आयात होगा। जबकि निम्न जीवन स्तर के साथ केवल कुछ लोग ही महंगी आयातित वस्तुएं खरीद पाने में समर्थ होगा। निम्न जीवन स्तर के लोग अपनी प्राइमरी आवश्यकता, जो मूलभूत आवश्यकता उनमें ही लगे रहेंगे, तो इसके अलावा वो अन्य वस्तुओं पर ध्यान कम दे पाते हैं और महंगी वस्तुएं आयातित नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आर्थिक विकास की प्रावस्था। आर्थिक विकास, विभिन्न देश बच्चों अलग अलग आर्थिक विकास की अवस्था में होते हैं। जैसे देखते हैं इसको, देशों के आर्थिक विकास की विभिन्न प्रावस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं का स्वभाव या प्रकार परिवर्तित हो जाता है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाता है, जबकि औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी तथा निर्मित उत्पादों का निर्यात करते हैं तथा खाद्यान्न व अन्य पदार्थों का आयात करते हैं। विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा देता है। विदेशी निवेश क्या करता है? जो विकासशील देश हैं, सेमी डेवलप्ड कंट्री हैं, उनको व्यापार करने में बढ़ावा देते हैं, जिनके पास खनन, भारी अभियांत्रिकी,
बागवानी, कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव है। अर्थात जिन देशों के पास इन सभी को विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी उनके पास नहीं है, तो विकासशील देशों में ऐसे पूंजी प्रधान उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थों, खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं तथा अपने निर्मित उत्पादों के लिए बाजार निर्मित करते हैं। यह संपूर्ण चक्र देशों के बीच व्यापार के परिमाण को आगे बढ़ाता है। जो डेवलप कंट्री हैं वे विकासशील देशों में कच्चे माल की प्राप्ति के लिए उनके यहाँ निवेश करेंगे। निवेश करने के बाद जो प्राथमिक उत्पाद वाले देश हैं उनके लिए कच्चे माल को निर्यात करके और प्राप्त पैसे से, जो प्राप्त उनको मुद्रा प्राप्त होती है, जो निवेश हुआ है उनके यहाँ, उससे अपने देश के विकासशील कामों में लगाएंगे और अन्य विकास के लिए प्रोत्साहित होंगे। अगला है बच्चों परिवहन। परिवहन के बिना हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सोच भी नहीं सकते, क्योंकि देखिए प्राचीन समय में परिवहन के पर्याप्त व समुचित साधनों का अभाव स्थानीय क्षेत्रों में व्यापार को प्रतिबंधित करता था। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, प्राचीन काल में परिवहन के साधनों का अभाव या कम विकास हुआ था। तो इसका परिणाम क्या हुआ, क्यों उस समय जो स्थानीय जो व्यापार था वो स्थानीय क्षेत्रों तक ही प्रतिबंधित हो गया या वहीं तक सीमित रह गया। केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जो जैसे रत्न, रेशम, मसालों की लंबी दूरियों तक व्यापार किया जाता था। सिर्फ जो बहुमूल्य वस्तुएं थी उन्हीं का लंबी दूरी के लिए व्यापार होता था। रेल, समुद्री तथा वायु परिवहन के विस्तार एवं प्रशीतन तथा परिरक्षण के बेहतर साधनों के साथ व्यापार ने स्थानिक विस्तार का अनुभव किया। व्यापार कब विकसित हुआ, जब व्यापार के लिए रेल परिवहन, वायु परिवहन और समुद्री या फिर जलयान परिवहन का विकास हुआ और इसके साथ साथ ऐसी व्यवस्था हुई जो चीज़ें अधिक समय में खराब होने वाली थी, इनकी सुरक्षा के लिए और इनके परीक्षण के लिए जो साधनों का विकास हुआ, तब उस समय व्यापार को महत्वपूर्ण दिशा प्राप्त हुई। इसके बाद बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं, तो व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला है परिमाण, दूसरा प्रखंडीय संयोजन और तीसरा है व्यापार की दिशा। पहला देखते हैं परिमाण। यह सुनने में और देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब इसको समझेंगे तो बहुत सिंपल, बहुत ईजी है। व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल परिमाण कहलाता है। अर्थात जो वस्तुएं हम निर्यात करते हैं या आयात करते हैं उनका जो कुल तौल है, कुल मूल्य है, उनको हम क्या कहेंगे, परिमाण का, या फिर उनकी मात्रा जो होती है। और उनके तौल को और मात्रा में दोनों का एक कोरिलेशन है, बिना तौल के मात्रा नहीं मापी जा सकती। इस प्रकार से व्यापारिक वस्तुओं के तौल को तौल में नहीं मापा जा सकता। जो वस्तुएं होती बच्चों उसको हम तौल में नहीं माप सकते। इसलिए व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को, देखिए कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण के रूप में जाना जाता है। वस्तुओं का व्यापार करते हैं, सेवाओं का व्यापार करते हैं, इनको हम तौल में नहीं माप सकते। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का ही जो हमें मूल्य प्राप्त होता है उसी को हम परिमाण मानते हैं। दूसरा है व्यापार संयोजन। पिछली शताब्दी में देशों द्वारा आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं व सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन हुए हैं। पिछले शताब्दी में बच्चों आपको पता है, बताया भी था मैंने कि पिछले शताब्दी में प्राथमिक उत्पादों का आयात और निर्यात होता था, जबकि आरंभ में प्राथमिक वस्तुओं उत्पादों का व्यापार प्रधान था। बाद में विनिर्मित वस्तुओं ने प्रमुखता प्राप्त कर ली। विनिर्मित अर्थात उद्योगों में जो प्राथमिक उत्पाद को प्राप्त करके उसको नया रूप दे करके उनकी प्रधानता हो गई। वर्तमान समय में यद्यपि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग विनिर्माण क्षेत्र के आधिपत्य में है। वर्तमान समय में भले ही सेकेंडरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट है उसकी अधिक वैल्यू है, लेकिन उसके साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र में आधिपत्य है, लेकिन सेवा क्षेत्र जिसमें मात्रा, परिवहन तथा अन्य व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं, ऊपरीगामी प्रवृत्ति दर्शा रही है। अर्थात कहने का आशय यह है कि वर्तमान समय में प्राकृतिक उत्पादक देशों की वैल्यू कम हो रही है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर के जो उत्पाद हैं उनकी भी वैल्यू है, जबकि इन दोनों की अपेक्षा अधिक महत्ता किसकी है, तृतीय सेक्टर की, जिसमें परिवहन और ये वस्तु एवं सेवाओं का शामिल किया जाता है। आइए देखते हैं इस तालिका में। नीचे दी गई तालिका कुल व्यापारिक माल के आयात निर्यात की मात्रा गत वर्षों में अनुकूल रूप से बढ़ी है। बच्चों इस तालिका में दिखाया गया है कि 1995 से लेकर के 2015 तक व्यापार में आयात और निर्यात की प्रवृत्ति को दिखाया गया है। तो पहले में देखिए 1995 में निर्यात का कुल व्यापारिक माल था 95,000 और आयात था कुल व्यापारिक माल 99,000। 1965 में 1,90,000 निर्यात का था
और आयात का 1,99,000। इसी प्रकार से 75 में, 85 में और 1995 में ये दोनों ही मात्राएं बढ़ रही हैं, निर्यात की भी और आयात की। ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है कि निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक हो रहा है, जबकि 2015 में 1,55,83,232, ये $10 लाख में है बच्चों, और आयात था 1,56,28,204। और इसमें तालिका में देखने योग्य बात यह है कि व्यापार का संतुलन धीरे धीरे आ रहा है पास में। व्यापार संतुलन क्या है, अभी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें यही दिखाने की कोशिश की गई 1995 से 2015 में आयात और निर्यात में धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं नज़दीक पहुंच रहे हैं। और यह स्रोत लिया गया है वर्ल्ड बैंक के 21 जुलाई 2017 के टेबल से। अब आइए देखते हैं बच्चों, व्यापार संतुलन क्या है। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात, इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन करता है। संतुलन में क्या होता है, बैलेंस बना के रखना, किसमें, आयात एवं निर्यात में। बच्चों आयात, और इसको हम बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कोई देश है, वह अधिक वस्तुओं को आयात करता है और निर्यात कम करता है, तो क्या माना जाएगा, जो देश अधिक वस्तुओं का आयात करता है वह कम विकसित है, अगर निर्यात करता है तो अधिक विकसित है। इसमें यही दिखाने का प्रयास किया गया है कि जिस देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा आयात अधिक है, यानी बाहर से वस्तुएं अधिक मंगाते हैं और इसके मूल्य अधिक है निर्यात की अपेक्षा, तो वो व्यापार कैसा होगा, ऋणात्मक। और जिसका निर्यात अधिक है और आयात कम है, उसका व्यापार संतुलन कैसा होगा, धनात्मक होगा या अनुकूल होगा। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है बच्चों। पहला है द्विपार्श्विक, शब्द से ही स्पष्ट है कि दो पक्ष, द्विपार्श्विक, आप शब्द से ही बिल्कुल क्लियर है कि इसमें दो पक्षों को होना आवश्यक है और एक दूसरे के साथ व्यापार किया जाता है इसमें दो देशों में। दूसरा है बहुपार्श्विक, यानी एक साथ एक देश कई देशों के साथ तुलना करके कि मुझे इस देश से लाभ है या फिर दूसरे देश कम लाभ है, इस प्रकार से तुलना करके और ये बहुपार्श्विक व्यापार किया जाता है। इसके अलावा मुक्त व्यापार की स्थिति क्या है, मुक्त, बिल्कुल शब्द बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों, मुक्त व्यापार की स्थिति। मुक्त किसकी है, व्यापार की स्थिति। हम व्यापार को इस तरह से कर दें कि हर प्रकार से हमारे लिए इजी हो जाए और अर्थव्यवस्था बिल्कुल विकास की राह पर हो जाए। इसके लिए क्या दिया गया, व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। बच्चों बहुत से देश क्या करते हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए खोल के रखते हैं। खोल के रखने का तात्पर्य यह है कि सीमा शुल्क घटा देते हैं। आप देख लीजिए चीन को, चीन का हम लोग देखते हैं अक्सर सामान चीन का खरीदते हैं, अपने देश से कम खरीदते हैं। तो ये क्या है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मुक्त बना के रखना कि कोई भी देश आसानी से और वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन कर सके। और इससे क्या होगा, जिस देश ने अर्थव्यवस्था खोली उसको अधिक लाभ होता है, अदर देश उस पर डिपेंड हो जाते हैं। और आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न है जो आपको अभ्यास कार्य के लिए दिए जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, व्यापार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रेशम मार्ग क्या है, मुक्त व्यापार की स्थिति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तब तक के लिए बच्चों आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं के वीडियो में। थैंक यू।